नमस्कार। आज की क्लास आरपीएससी व्यू इंटरव्यू क्लास 10 जिसका टॉपिक हिमेटो बायोकेमिकल एनालिसिस लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस है। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स और प्रोफाइल्स जो होते हैं उनका एनालिसिस करके लेबोरेटरी और क्लिनिकल एप्लीकेशंस के माध्यम से हम डिजीज़ को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। आज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल एस्पेक्ट पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें दो मेजर्स होते हैं, पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हमेशा एस्टिमेशन नहीं करता है, जबकि सिर्फ इंडिकेशन या इंडिकेटर के तौर पे काम आता है, जैसे कि ग्लूकोज का टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट या प्रोटीन के टेस्ट। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट, जो पर्टिकुलर वैल्यू देता है या किसी भी पैरामीटर को एस्टिमेट करता है। दो तरीके की बायोकेमिस्ट्री हमें पढ़नी है। पहली है ब्लड बायोकेमिस्ट्री, यानी कि ब्लड में जो बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी स्टडी करनी है, और दूसरा है यूरिन बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जो यूरिन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी स्टडी करनी है। सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड और सीरम ग्लूकोज मिलीग्राम पर डीएल में या मिलीग्राम परसेंट। कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, हॉर्स, डॉग एंड कैट, चिकन, ह्यूमन, सबकी यहाँ पर रेंज दी हुई है। जैसे कैटल में मैंने कहा 35 से 55, बफेलो में 32 से 60 मिलीग्राम परसेंट। डॉग एंड कैट की बात करें 60 to 100 मिलीग्राम परसेंट। ह्यूमन में 65 to 110 मिलीग्राम परसेंट। एस्टिमेशन बाय फॉलिन डब्ल्यू मैथड और नेल्सन एंड सोमोगी मैथड, दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं जिससे हम ब्लड और सीरम ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है। दूसरा जो तरीका है जो आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है मैनुअली, तो हम करते हैं फॉलिन डब्ल्यू मैथड और नेल्सन सोमोगी मैथड से। लेकिन अगर हम लैब्स की बात करते हैं और पीजी स्टडीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटेड ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स होते हैं। ह्यूमन में भी अगर हम ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं तो मैनुअली नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर ऑटोमेटेड ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स होते हैं, जिससे हम जितने भी ब्लड बायोकेमिस्ट्री के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सभी एस्टिमेट किए जा सकते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन रहता है हम उसको डिस्कस करते हैं। नॉर्मल ग्लूकोज ऑफ फास्टिंग ब्लड इज 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml और मिलीग्राम परसेंट बाय फॉलिन डब्ल्यू मैथड and 70 to 100 milligram percent by नेल्सन सोमोगी मेथड। हाइपरग्लाइसीमिया किन किन कंडीशंस में होता है। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होना। द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ रेस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल आर डायबिटीज़ मेलाइटिस, आप सभी की जानी पहचानी डायबिटीज़, हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर एड्रिनलिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म, administration of general anesthesia, prolonged use of beta blocker, intracranial disease such as meningitis, encephalitis, tumors, etc. Hypoglycemia means the cause of decreased blood glucose is overdose of insulin in diabetes. Hypothyroidism, certain tumors of beta cells of island of Langerhans and glycogen storage disease orders or diseases. Dairy cattle with ketosis and sheep with pregnancy toxemia invariably have blood glucose level below 35 milligram percent और 35 milligram per 100 ml। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लें, डेयरी कैटल जो है जिसमें कीटोसिस होता है और शीप जिसमें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है, वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो डिक्रीज है और बिलो 35 मिलीग्राम परसेंट से कम, यानी कि 35 मिलीग्राम परसेंट से कम होता है। हाइपरग्लाइसीमिया सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटिस। अब हम बात करते हैं ब्लड में टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की और एल्ब्यूमिन की। लॉरीज मेथड है फिनोल फॉलिन सीओ कैल्टियो मेथड। यहाँ याद रखने की चीज़ है कि जो इसकी यूनिट है वो है ग्राम पर डीएल और ग्राम परसेंट, और ग्लूकोज की यूनिट थी मिलीग्राम पर डीएल और मिलीग्राम परसेंट। तो हमेशा याद रखें टोटल प्लाज्मा प्रोटीन और एल्ब्यूमिन जो है वो ग्राम परसेंट के अंदर इनकी यूनिट होती है। कैटल 6.6 to 7.8, बफेलो 6.8 to 7.7,
शीप 6 to 7.5, गोट में सेम है 6 to 7.5, पिग 6 to 8, हॉर्स 6 to 7.7, डॉग 5 to 7, कैट 5.5 to 7.5, पोल्ट्री ऑलमोस्ट 56। तो ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है, इनकी रेंज दी हुई है। हमें ये जान लेना चाहिए कि रेंज में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। इसी प्रकार एल्ब्यूमिन जो कि ग्राम पर डीएल में है या ग्राम परसेंट में है, सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। कैटल में एल्ब्यूमिन होता है 2 to 3.5, शीप में 2.2 to 3, गोट में 1.9 to 2.4, हॉर्स में 2.9 to 3.8, हॉर्स और पिग में सेम है, डॉग में 2.5 to 4, पोल्ट्री में 25। तो हमें यूनिट सहित याद रखना है लगभग कितना होता है। जैसे मैंने कैटल में कहा 6.5 टू लेके 7.5 तक ग्राम परसेंट के अंदर, और एल्ब्यूमिन जो है वो 2 to 3.5 ग्राम परसेंट और ग्राम पर डीएल। हाइपरप्रोटीनीमिया, प्रोटीन का या टोटल प्रोटीन का क्या इंटरप्रिटेशन होगा? हाइपरप्रोटीनीमिया यानी कि दो चीज़ें वापस वही है, हर किसी का हमें हाइपो देखना है और हाइपर देखना है। तो सबसे पहले हम हाइपोप्रोटीनीमिया देखते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन इन सीरम इज कॉल्ड हाइपरप्रोटीनीमिया। अगर हाइपोप्रोटीनीमिया है मींस टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसका मतलब क्योंकि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन है तो वो भी कम हो रहा है और उसको हम कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। तो ब्लड के अंदर जब हाइपोप्रोटीनीमिया है तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया भी है, और वो किन कंडीशंस में है? वो स्ट्रेस में, सीवियर लीवर डिसफंक्शन, रीनल डिजीज, माल न्यूट्रिशन, हीमोरेज, लीवर सिरोसिस आदि में पाया जाता है। तो ये है हाइपोप्रोटीनीमिया, जहाँ प्रोटीन जो है वो कम हो जाता है। हाइपरप्रोटीनीमिया इन कंट्रास्ट इंक्रीज लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन इज नोन एज हाइपरप्रोटीनीमिया एंड इज सीन इन सीवियर डिहाइड्रेशन, डायरिया, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, बर्न्स एंड इन सम केसेस ऑफ लिवर कैंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है A/G रेशो, मीन्स एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ मैनी डिजीजेस। A और G का जो रेशो है वो कम होता है जब एल्ब्यूमिन या तो कम बनता है या एल्ब्यूमिन का लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है तो डिजीजेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और बहुत सारे GI डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग पैरासाइट्स। जबकि सिंथेसिस एल्ब्यूमिन का डिक्रीज हो जाता है क्रोनिक लीवर डिजीजेस में, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के अंदर। ग्लोबुलिन जहाँ ज़्यादा होते हैं वो है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एक्यूट नेफ्राइटिस, इम्यून रिलेटेड डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड लिम्फॉइड ट्यूमर्स। तो A/G रेशो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजीज़ डायग्नोसिस में। जो इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उसमें जब A/G रेशो जो है वो कम हो जाता है, मीन्स A कम हो गया मीन्स एल्ब्यूमिन कम हो गया और G जो है ग्लोबुलिन बढ़ गया। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ टोटल प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन में बी फाउंड इन डिहाइड्रेशन एंड मल्टीपल माइलोमा। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। नॉर्मल वैल्यू मिलीग्राम पर डीएल में यानी कि मिलीग्राम परसेंट में, कैटल में 35 to 160, बफेलो में 40 to 100, शीप में 40 to 60, पिग में 115 to 120, हॉर्स में 40 to 170, डॉग में 110 to 250, कैट में 70 to 175, चिकन में एवरेज 183.8, ह्यूमन में 150 to 220। तो थोड़ा बहुत रेफरेंस में अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन किया जाता है लीबरमान, बर्कार्ड एंड हेनरी मेथड। दो मेथड्स हैं, या तो लीबरमान बर्कार्ड मेथड या और हेनरी मेथड से। ये जितने भी मेथड्स हैं ये सब मैनुअल हैं। बाकी जो दूसरा एस्टिमेशन है जैसे कि मैंने पहले कहा आपको, ऑटोमेटेड ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से होता है। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया किस कंडीशन में होता है? मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन नेफ्रोसिस, डायबिटीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, मिक्सोडीमा एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। In atherosclerosis, the value may or may not be elevated. Hypocholesteremia यानी कि कोलेस्ट्रॉल का कम होना, it is observed in hyperthyroidism, anemia, hemolytic jaundice. Similar findings may be seen in malabsorption syndrome, severe wasting and acute infection. तो हाइपरकोलेस्ट्रीमिया का ध्यान रखें कि हाइपरकोलेस्ट्रीमिया नेफ्रोसिस के केस में, डायबिटीज़ के केस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ऑब्जर्व किया जाता है।
यहाँ पर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो है वो उल्टा है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। आप यहाँ देख सकते हैं हाइपर और यहाँ पर हाइपो, यहाँ हाइपो है और यहाँ पर हाइपर है। ब्लड यूरिया नॉर्मल वैल्यूज वो भी मिलीग्राम पर डीएल में है। कैटल में 12 to 56, शीप में 17 to 42, गोट में 27 to 60, पिग में 17 to 52, हॉर्स एंड पिग में 22 to 42, कैट में 40 to 60, ह्यूमन में 16 to 50, चिकन में 0.8 to 2.14। Quantitative determination of urea in blood by diacetyl monoxime method, DAM method. Blood urea is lower in pregnant than in normal non-pregnant individuals. Low level of urea can be observed in nephrosis, some cases of liver diseases and deficiency of protein in diet. High blood urea levels are observed in all forms of kidney disorders, severe vomiting, diarrhea, intestinal obstruction, colitis, diabetes, hematemesis and coronary थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ ध्यान रखना है लोअर यूरिया कब होती है, प्रेग्नेंट के केस में हो सकती है, प्रेगनेंसी के केस में, या जो लो लेवल है वो नेफ्रोसिस में, कुछ लीवर डिजीजेस के अंदर और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन में मिलता है। जबकि हाई सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑल फॉर्म्स ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स, कोलाइटिस, डायबिटीज। अब हम बात करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN। The real concentration of urea is BUN into 2.14। तो BUN जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को अगर 2.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो रियल कंसंट्रेशन निकल जाती है यूरिया की। नॉर्मल जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो 8 to 25 मिलीग्राम पर DL है। ब्लड यूरिया लेवल्स आर सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ रीनल डिजीज बिकमिंग एलिवेटेड व्हेन रीनल फंक्शन ड्रॉप्स टू अराउंड 25 to 50% ऑफ नॉर्मल। जैसे मैंने कहा कि ब्लड यूरिया लेवल जो है वो बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर्स है रीनल डिजीज़ के। बढ़ जाता है ब्लड यूरिया लेवल जब रीनल फंक्शन जो है वो 25 से 50% नॉर्मल से डाउन हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। व्हाट इज़ एजोटीमिया? इंक्रीज्ड BUN। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जब बढ़ती है तो इसको एजोटीमिया कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू आइदर इंक्रीज प्रोटीन कैटाबोलिज्म इन द केस ऑफ सीवियर स्ट्रेस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाई फीवर, अपर GI ब्लीडिंग और इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। Impaired kidney functions may be pre-renal, renal or post-renal. Pre-renal azotemia results from underperfusion of kidney, dehydration, hemorrhage, shock, congestive heart failure, glomerulonephritis is likely also to be pre-renal if mild, since it compromises renal blood flow more than tubular function. तो pre-renal azotemia dehydration में, hemorrhage में, shock में, congestive heart failure, glomerulonephritis में पाया जाता है। रीनल एजोटीमिया हैज सेवरल कॉजेज लाइक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, सम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्सेट्रा। पोस्ट रीनल एजोटीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो, प्रोस्टेट ट्रबल, स्टोन्स, सर्जिकल मिसहैप्स एंड ट्यूमर्स। तो एजोटीमिया क्या है आपको ध्यान रखना है। जब BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाती है तो इसे हम एजोटीमिया कहते हैं। दो केसेस में हो सकता है, जब प्रोटीन कैटाबोलिज्म इंक्रीज हो जाए या इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन हो। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन प्री रीनल हो सकता है, रीनल हो सकता है, पोस्ट रीनल हो सकता है, मेनली ड्यू टू डिहाइड्रेशन, हेमोरेज, शॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ट्यूबुलर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो, प्रोस्टेट ट्रबल, स्टोन्स एंड ट्यूमर्स। सीरम क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटर। एस्टिमेशन होता है एल्कलाइन पिकरेट मेथड से। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन 0.6 to 1.5 मिलीग्राम पर DL। इन एडिशन टू रीनल डिजीज, एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन यूरिया में बी ऑब्जर्व्ड इन एक्सटेंसिव मसल डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिनिन किससे बनता है? क्रिएटिन फास्फेट जो होता है स्केलेटल मसल के अंदर, उसके ब्रेकडाउन से बनता है। ये उसका एनहाइड्रस फॉर्म होता है। तो इन एडिशन टू रीनल डिजीज, एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिनिन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर भी क्रिएटिनिन मौजूद होगा, मे बी ऑब्जर्व्ड इन एक्सटेंसिव मसल डिस्ट्रक्शन। द इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इंडिकेट्स फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी। द रेट ऑफ क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय GFR and any other abnormality that decreases GFR means glomerular filtration rate results in an increase in concentration of creatinine. अगर GFR कम है तो वो creatinine की concentration को बढ़ाएगा। The rate of creatinine excretion is influenced by GFR.
GFR अगर कम है तो क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। In the earlier stages, creatinine clearance test is a sensitive index of impaired renal function. बहुत इंपॉर्टेंट रीनल फंक्शन टेस्ट है ये और बहुत ही सेंसिटिव रीनल फंक्शन टेस्ट है। अब हम बात करते हैं सीरम बिलिरुबिन की। सीरम बिलिरुबिन जो है क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड बाय मेलॉय एंड एवलिन मेथड। काउ की बात करें, हम रेंज देख लेते हैं। 3 तरीके के यहाँ पर बिलिरुबिन है जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। काउ में टोटल की बात करें 0.01 टू 0.5। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट है 0.03 और डायरेक्ट है 0.04 टू 0.44। सभी स्पीशीज के यहाँ दिए हुए हैं। क्या इसका इंटरप्रिटेशन है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया, आप सभी जानते हैं, जाना पहचाना जॉइंटिस इक्टेरिस is a characteristic of jaundice. In hemolytic and neonatal jaundice, unconjugated bilirubin level increases without corresponding increase of or in conjugated bilirubin. In viral hepatitis, toxic hepatitis and cirrhosis, there is overall damage to liver cell and hence there is increase in both conjugated and unconjugated bilirubin levels. In obstructive jaundice, there is an increase in conjugated bilirubin and a normal level of unconjugated bilirubin. तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, आप पैथोलॉजी में भी इसे पढ़कर आए हैं। हाइपर बिलिरुबिनीमिया इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंटिस, यानी कि बिलिरुबिन का ज़्यादा पाया जाना ब्लड के अंदर, वो क्या है, उसका करेक्टरिस्टिक किसका है? जॉइंटिस का या इक्टेरिस का है। जिससे हम इसको एस्टिमेट करते हैं या लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। बिलिरुबिन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर एक टेस्ट है वॉन डेनबर्ग रिएक्शन के द्वारा। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन बिलिरुबिन एंड एहरिच डाई जो रिएजेंट गिविंग अ रेडिश पर्पल कंपाउंड। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है? रिएक्ट्स डायरेक्टली विद द रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट बिलिरुबिन। और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डज नॉट रिएक्ट विद द reagent directly except after addition of methyl alcohol, thus it may be called as indirect bilirubin. तो जैसे मैंने कहा कि जो conjugated है वो है डायरेक्ट बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड जो है वो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है हिमोलाइटिक और नियोनेटल जॉइंटिस के अंदर और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर कॉन्जुगेटेड बढ़ता है, और दोनों जो बढ़ते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस और टॉक्सिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस में है। यहाँ बहुत अच्छे से तीनों जॉइंटिस को बताया हुआ है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हिमोलाइटिक और प्री हेपेटिक जॉइंटिस में जैसे मैंने कहा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव है ये वॉन डेनबर्ग रिएक्शन के द्वारा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, डायरेक्ट पॉजिटिव है। हेपेटिक जॉइंटिस और इंट्रा हेपेटिक जॉइंटिस बोथ दोनों बढ़ते हैं, इसके अंदर बाईफेजिक होता है। सीरम एंजाइम्स की बात करें तो ALT, AST एंड ALP तीनों ही जो है वो लगभग नॉर्मल है हिमोलाइटिक में, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर ALP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ALT और AST जो है मार्जिनली बढ़ते हैं। हेपेटिक के अंदर ALT और AST बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ALP मार्जिनल है। बिलिरुबिन इन यूरिन एक्सक्रीट नहीं होता है हिमोलाइटिक के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर एक्सक्रीट होता है, हेपेटिक के अंदर एक्सक्रीट होता है। यूरोबिलिनोजन जो है यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है हिमोलाइटिक में, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर या तो नॉर्मल रहता है या थोड़ा कम होता है, और इस तरीके से हेपेटिक के अंदर। तो आपको मेन ध्यान रखना है हिमोलाइटिक के अंदर अनकॉन्जुगेटेड, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर कॉन्जुगेटेड और हेपेटिक के अंदर बोथ बिलिरुबिन जो है वो बढ़ते हैं। सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस, अब हम मिनरल्स की बात करते हैं। एस्टिमेशन होता है फिस्के सबुराव मेथड से। नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो कैटल शीप गोट में लगभग 3 to 7 मिलीग्राम %, पिग के अंदर 4.8 to 7, हॉर्स में 1.9 to 4.8, डॉग में 1.9 to 3.9, पोल्ट्री में 3.9 to 7। द रेशियो बिटवीन कैल्शियम एंड फास्फोरस is to 1। द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ फास्फोरस रेंजेस फ्रॉम 4 to 7 milligram per 100 ml in young animals and 2.5 to 5 milligram per 100 ml in adult animals, और we can say in milligram %। तो आप देख सकते हैं लगभग 3 से 7। हाइपोफॉस्फेटीमिया यानी कि लो लेवल और लो वैल्यूज ऑफ ब्लड इनऑर्गेनिक फास्फोरस में बी ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग कंडीशन। इन रिकेट्स सीरम फास्फोरस लेवल एज 1 to 2 milligram %। देयर इज टेम्पररी decrease in serum phosphate during absorption of carbohydrates and fats. In hyperthermia
पैराथायरॉयडिज्म, यहाँ ध्यान रखना है हाइपोफॉस्फेटेमिया है, यानी कि लो लेवल हो रहा है इनऑर्गेनिक फास्फोरस का। किस कंडीशन पे? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन निकालती है उसमें जस्ट अपोजिट। तो अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज लो सीरम फास्फोरस एंड डिफेक्ट इन द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। Hyperphosphatemia, high level of plasma or serum phosphorus may be observed in the following condition: acidosis in severe renal disease, example nephritis. Hypoparathyroidism, just opposite, as I said earlier, repair period of fracture healing, a high concentration of inorganic phosphorus. जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस होती है, तीन तरीके की हम फास्फोरस को मान सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में। तो जो ऑर्गेनिक फास्फोरस है वो आरबीसी के अंदर मिलता है हमें। इन सीरम हैज़ बीन एस्टिमेटेड इन डायबिटीज़ मेलाइटस। जो ऑर्गेनिक फास्फोरस होती है वो हमें कब एस्टिमेट होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस में मिलता है ज़्यादा। बाकी हम जो बात कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस की है, जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहते हैं। फास्फोरस की डेफिशिएंसी किन किन डिजीज में होती है? रिकेट्स इन यंग एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट एनिमल्स। एनिमल्स विद कैल्शियम एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी exhibit depraved appetite called pica in cattle. As you all know, deficiency leads to reproductive disorders in cattle and buffaloes and stunted growth in young and reduced production of milk in adult buffalo and cattle. पाइका आप सभी जानते हैं पाइका को। exhibit depraved appetite with deficiency of calcium and phosphorus. Post parturient hemoglobin urea PPH in cattle and buffaloes. Aphosphorosis, below normal serum inorganic phosphorus levels causing severe hypophosphatemia manifested by hind limb lameness occurs in high yielding dairy cow, which is also called as milk lameness. तो ये डेफिशिएंसी फास्फोरस की जिन जिन डिजीज़ों में मिलती है, जिसमें रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, reduced production, PPH एंड मिल्क लेमनेस। तो आप ध्यान रखें, जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है वो सीरम में है, और ऑर्गेनिक जो फास्फोरस की बात की वो आरबीसी के अंदर है, जो हाई हो सकती है डायबिटीज़ मेलाइटस में। बाकी हाइपोफॉस्फेटेमिया इंपॉर्टेंट है, जो रिकेट्स के अंदर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में और विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर। अब हम बात करते हैं सीरम और प्लाज्मा कैल्शियम की। एस्टिमेशन बाय क्लार्क कॉलिप मेथड। सभी एनिमल्स में लगभग 9 to 12 मिलीग्राम%, पोल्ट्री में 17 to 39%। हाइपोकैल्सीमिया किन किन केसेस के अंदर होता है? डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, सीवियर नेफ्राइटिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो आपको ध्यान रखना है, उल्टा है। फास्फोरस में जस्ट अपोजिट था, जहाँ हाइपोफॉस्फेटेमिया था वहाँ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था, और यहाँ पर इन केस ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी जहाँ हाइपोकैल्सीमिया है वहीं पर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। रिडक्शन इन प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्रेगनेंसी। हाइपरकैल्सीमिया किन किन केसेस में होता है? आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पीटीएच, इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इन हाइपर विटामिनोसिस डी, पॉलीसाइथीमिया एंड कार्सिनोमास। हाइपोकैल्सीमिक सिंड्रोम्स इन एनिमल्स सभी जानते हैं हम, मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर सब पढ़ चुके हैं। काऊ के अंदर पार्चुरेंट पैरेसिस और हाइपोकैल्सीमिया और मिल्क फीवर। बिच के अंदर प्यूपेरल टेटेनी और एक्लेम्सिया। इसी तरह क्वीन के अंदर ईव में प्री एंड पोस्ट पार्चुरेंट पैरेसिस, मॉसिल और स्टैगर्स, लैम्बिक सिकनेस और एंड प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। गोट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया एंड सॉ में एक्लेम्सिया। ये हम मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर पढ़ चुके हैं। सीरम और प्लाज्मा मैग्नीशियम एस्टिमेशन बाय टाइटन येलो मेथड। सभी एनिमल्स में 1 to 3 mg/100 ml और 1 to 3 mg%। हाइपरमैग्नीसीमिया में बी ऑब्जर्व्ड इन रीनल इनसफिशिएंसी, सीनस डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो जाता है, और लो ब्लड प्रेशर। हाइपोमैग्नीशियमिया किस क्लास में होता है, किस डिजीज़ के अंदर होता है? बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ चुके हैं। ग्रास टेनी, जिसको हम लेक्टेशन टेटेनी और ग्रास स्टैगर्स भी कहते हैं रूमिनेट्स के अंदर। डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, CNS irritability, poor growth, skin lesions, poor bone formation, typical titanic seizures, convulsions and muscle contractions in calves के अंदर। तो ये आप सभी को मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोमैग्नीसीमिया, ग्रास टेटेनी, लैक्टेशन टेटेनी और ग्रास स्टैगर्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं हम। सोडियम जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, इसकी यूनिट ध्यान रखनी है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एस्टिमेशन फ्लेम फोटोमीटर मेथड से होता है। इसका जो एस्टिमेशन है सोडियम और पोटेशियम दोनों का फ्लेम फोटोमीटर मेथड। कैटल में आप ध्यान रखें मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में सोडियम 132 टू 152, शीप में 139 टू 152, गोट में 142 टू 155, पिग में 135 टू 150, डॉग में 141 टू 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। Normal range of sodium is from 135 to 160 milliequivalent per liter. It is primarily responsible for maintenance of osmotic pressure and acid-base balance. Hyponatremia, low level of sodium. Pregnancy में, pneumonia में, severe nephritis में, obstruction of the pylorus and other parts of gastrointestinal tract, Addison's disease. हाइपरनेट्रीमिया यानी कि हाई वैल्यू सोडियम की कहाँ वैसे तो लगभग नहीं होती सीन। हाई वैल्यूज ऑफ सोडियम आर नॉट सीन एज ऑफन एज द लो वैल्यू. Low level, it is found occasionally in acute nephritis, disease of urinary tract when there is obstruction to the flow of urine, for example enlarged prostate and water deprivation. तो मेनली जो होता है वो होता है हाइपोनेट्रीमिया, लो लेवल ऑफ सोडियम, प्रेगनेंसी में, न्यूमोनिया में, सीवियर नेफ्राइटिस में, पाइलोरस के ऑब्स्ट्रक्शन में, जीआई ट्रैक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन में और एडिसन्स डिजीज में. इसी तरीके से पोटेशियम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, ये भी फ्लेम फोटोमीटर मेथड से एस्टिमेट होता है. कैटल 3.9 टू 5.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, शीप 3.9 टू 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, गोट 3.5 टू 6.5, पिग 4.4 टू 6.7, डॉग 3.7 टू 5.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. हाइपोकैलिमिया, लो लेवल ऑफ पोटेशियम may be observed in severe vomiting and diarrhea. Hyperkalemia, high values of potassium may be present in acute bronchial asthma, uremia, Addison's disease. जिसके मैंने आपसे जिक्र किया कि मैनुअली तो हम अलग अलग मेथड से इन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एस्टिमेट करते हैं, बट ऑटोमेटेड जो ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर होता है वो इस तरीके का दिखता है. हमारी जो लैब में है वो है ऑटोमेटेड टर्बोकैम 100 ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, जिससे हम सीरम के थ्रू सारे जितने भी ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एस्टिमेट करते हैं. मैंने आपको बताया था सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है, सीरम कैसे कलेक्ट होता है. सीरम जब हम उसमें ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं डालते हैं तो सीरम इकट्ठा होता है, और प्लाज्मा के लिए हमें एंटीकोगुलेंट डालना होता है. अब मैं बात करती हूँ लीवर फंक्शन टेस्ट जो इसी से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है. क्लिनिकली इंपॉर्टेंट सीरम एंजाइम्स आर एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज ALT, जिसको हम SGPT भी बोलते हैं, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज AST और SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज GGT. दूसरा है सीरम बिलिरुबिन, अभी हमने इसको अच्छे से पढ़ा, वान डेन बर्ग रिएक्शन, ब्लड अमोनिया, सीरम ग्लूकोज, बाइल एंड लिपिड्स, जो भी ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं. बायोमार्कर्स फॉर इम्पेयर्ड लीवर फंक्शंस, इंक्रीज बिलिरुबिन आप देख सकते हैं जो कि हीम कैटाबॉलिज्म को दर्शाता है. ये मार्कर्स है इम्पेयर्ड फंक्शंस के. एंजाइम्स में ALT बढ़ जाएगा, AST बढ़ जाएगा, GGT बढ़ जाएगा. प्रोटीन सिंथेसिस में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा. प्रोटीन कैटाबोलिस के अंदर यूरिया जो है बढ़ जाएगा, अमोनिया बढ़ जाएगा. लिपिड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, TGs बढ़ जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स. इसी तरीके से बाइल एसिड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. ALT is increased in hepatocellular injury. Elevated levels of SGOT are found in myocardial infarction, in liver diseases or cirrhosis, skeletal muscle trauma and sometimes in renal diseases. तो ध्यान रखें ALT जो है वो लीवर डिजीज़ का मार्कर है, हेपेटोसेलुलर इंजरीज़ का, जबकि SGOT जो है वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, लीवर डिजीज़, सिरोसिस का, देन रीनल डिजीज़ का. ALP एंड GGT इंक्रीज इन कोलेस्टेसिस, जब बाइल का फ्लो जो है वो कम हो जाता है उसके मार्कर है ALP एंड GGT. तो ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एन इंडिकेटर ऑफ biliary obstruction, obstructive और post hepatic jaundice. ALP is also elevated in cirrhosis of liver and hepatic tumor. Gamma glutamyl transpeptidase is highly elevated in bilirubin or biliary obstruction and alcoholism. तो मेन जो alcoholism का जो मार्कर होता है वो है GGT. 5 nucleotidase is elevated in hepatobiliary diseases. IDH5, LDH4 are useful as LFT. LDH means lactate dehydrogenase और LDH5 और LDH4 इसके आइसोएंजाइम्स हैं जो LFT का मार्कर है.
तो आपको ध्यान रखना है यहाँ एंजाइम्स के बारे में। जीजीटी जो है जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है एएलटी, एएसटी, एएलपी, जीजीटी। जो जीजीटी है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और अल्कोहलिज्म में बढ़ता है। रीनल फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं। यूरिन एनालिसिस करा जाता है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन लाइक वॉल्यूम, कलर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोलैलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक प्रोटीन, ब्लड, कीटोन बॉडीज, ग्लूकोज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये यूरिन के अंदर एबनॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा है असेसमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, रीनल क्लियरेंस टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट में क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ब्लड एनालिसिस ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन। जैसा मैंने कहा क्रिएटिनिन जो है वो सबसे सेंसिटिव मार्कर है, इसका भी एस्टिमेशन किया जाता है। प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया एंड बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टेटिन सी, ये भी जो है रीनल फंक्शन टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। ये भी सिस्टेटिन सी जो है वो बढ़ जाता है इन केस ऑफ रीनल डिसऑर्डर्स। टेस्ट टू मेजर रीनल, प्लाज्मा फ्लो, पैरा अमीनो हिप्यूरिक टेस्ट, पीएच, टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ ट्यूबुलर फंक्शंस, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट, यूरिन ऑस्मोलैलिटी टेस्ट, स्पेसिफिक प्रोटीन यूरिया और ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया, अमीनो एसिड यूरिया एंड सल्फोथिलीन टेस्ट, जिसको हम पीएसपी भी कहते हैं। इस तरीके से हम रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, जो कि लीवर फंक्शंस को अगर इम्पेयर्ड है तो उससे हमें पता चल जाता है। उसी तरीके से अगर रीनल या किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड है तो हमें पता चल जाता है। ये सारे टेस्ट जो हैं वो डिजीज डायग्नोसिस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। डिटेक्शन ऑफ पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट इन यूरिन, कॉमनली एनालाइज्ड पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ यूरिन आर प्रोटीन like albumin, reducing sugar, glucose, ketone bodies, acetol, bile salts and bile pigments, blood and myoglobin and sediments. ये है क्वालिटेटिव एंड केमिकल एग्जामिनेशन, ओनली इंडिकेट करता है सबसे पहले प्रोटीन यूरिया एंड एल्ब्यूमिन यूरिया, बायोकेमिकल टेस्ट, हीट कोएगुलेशन टेस्ट, द अपीयरेंस ऑफ क्लाउडीनेस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। पैथोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया किन किन केस में होता है? प्री रीनल कॉजेज, हीमोग्लोबिन यूरिया एंड मायोग्लोबिन यूरिया। Renal causes increased permeability of glomerulus, entire reabsorption of protein, blood or exudate from renal origin, polycystic kidney. Post renal में आप ध्यान रखें ureteritis, inflammation of ureter, cystitis, inflammation of the bladder, urethritis, inflammation of urethra, and urolithiasis, stone in bladder. ये सभी आप टर्मिनोलॉजी पैथोलॉजी में जानते होंगे। तो यूरेटेराइटिस इन्फ्लेमेशन है यूरेटर का, सिस्टाइटिस ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, urethritis, inflammation of urethra and urolithiasis, stone in bladder. ग्लूकोज यूरिया किन किन कंडीशन में होता है? रिड्यूसिंग टेस्ट जो शुगर का टेस्ट करते हैं वो है बेनेडिक्ट टेस्ट, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रेसिपिटेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ग्लाइकोज यूरिया और स्पेसिफिकली ग्लूकोज यूरिया विद हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में भी ग्लूकोज हो और यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज हो। तो ग्लाइकोज यूरिया अकर्स इन डॉग व्हेन ब्लड ग्लूकोज एक्सीड 180 मिलीग्राम पर 100 ऑफ ब्लड, और इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, हाइपर एड्रेनोकॉर्टिज्म, इंक्रीज्ड सिक्रीशन और इंजेक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंटीटॉक्सीमिया इन शीप एंड हाइपर थायरॉइडिज्म। इन केसेस के अंदर ग्लाइकोज यूरिया और ग्लूकोज यूरिया के साथ हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है। ग्लाइकोज यूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसीमिया in case of diabetes insipidus, administration of antibiotics, lactose, pentose, ascorbic acid and chloral hydrate feeding. यहाँ ध्यान रखें यहाँ हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। ये टेस्ट आप देख सकते हैं, ये बेनेडिक्ट टेस्ट है, डिफरेंट कलर्स है, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। नेक्स्ट है कीटोन यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फील्ड की कंडीशंस के अंदर हम कीटोन यूरिया कैसे पहचाने, कीटोसिस को कैसे पहचाने। तो कीटोन बॉडीज कौन कौन सी हैं? एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। बायोकेमिकल टेस्ट फॉर कीटोन बॉडी इज रोथरास टेस्ट, यानी कि रोथरा टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोथरास रिएजेंट क्या है, इसको आपको याद रखना है, 100 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्लस 50 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्लस 3 ग्राम सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड। अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। कीटोसिस क्या होता है? कीटोनीमिया प्लस कीटोन यूरिया, तो ब्लड में कीटोन बॉडीज हैं,
एसीटोन है और यूरिन में भी है, तो दोनों कॉमन कंडीशंस को मिलाकर क्या कहलाता है, कीटोसिस इन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग काउस विद हाइपोग्लाइसीमिया एज यू ऑल नो, डायबिटीज मेलाइटस विद हाइपरग्लाइसीमिया, स्टारवेशन और फास्टिंग एंड हाईली फैट रिच डाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कीटोसिस मौजूद होता है। डायबिटीज मेलाइटस के केस में हाइपरग्लाइसीमिया होगा और यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मिलता है। बाइल सॉल्ट्स हे टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं। बाइल सॉल्ट्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ ग्लाइकोल कोलेट एंड टोरुकोलेट। तो ध्यान रखना है कि कौन से होते हैं, हमेशा हम बाइल पिगमेंट से कंफ्यूज होते हैं। बाइल पिगमेंट्स गैमलिन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जबकि बाइल सॉल्ट कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं ग्लाइकोकोलेट के और टोरुकोलेट के। कॉजेज हैं इसके हेपेटोसेलुलर डिजीज लाइक सिरोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, टिरस और जॉन्डिस, इनमें ये बढ़ जाते हैं। हेमेचूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया, टेस्ट फॉर ब्लड इन यूरिया। हेमेचूरिया, अगर ब्लड यूरिन के अंदर मौजूद है और इंटेक्ट आरबीसी है तो हम उसे हेमेचूरिया कहते हैं। टेस्ट होता है बेंजिडीन टेस्ट। कॉजेज है एक्यूट नेफ्राइटिस, रीनल इन्फेक्शन, यूरोलिथियसिस, यूरेथराइटिस, सिस्टाइटिस एंड प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन। सीवियर इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक लेप्टोस्पायरोसिस इन कैनाइन, एंथ्रेक्स शीप, गोट एंड कैटल, इन्फेक्शन कैनाइन हेपेटाइटिस कैनाइन्स के अंदर, और केमिकल एजेंट्स लाइक कॉपर पॉइजनिंग एंड एचजी पॉइजनिंग एक्सेट्रा। तो आप ध्यान रखें कि जब हेमेचूरिया होगा तो इंटेक्ट आरबीसीज रहेंगी और बेंजिडीन टेस्ट से हम ब्लड आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूरिन में। दूसरी टर्म है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन इन यूरिया इज ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस और रप्चर ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी रप्चर हो जाती है, टूटती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो मौजूद होता है यूरिन के अंदर उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। बबेशियोसिस, पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया एंड बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया, सभी के नाम के आगे आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया है। बबेशियोसिस आप जानते हैं पैरासिटिक डिजीज़ है, इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया पाया जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा जितने भी ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। शुरुआत से हम एक बार देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो हमने पिछली क्लास में हीमेटोलॉजी पढ़ी थी, यानी कि हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स देखे थे। आज की क्लास में ब्लड बायोकेमिस्ट्री और यूरिन बायोकेमिस्ट्री देखी है, इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स देखे हैं। ब्लड के अंदर सीरम ग्लूकोज, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, BUN, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन। देन मिनरल्स की बात करें तो फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम। और ये मशीन है जो ऑटोमेटेड ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, जिससे हम ये सभी बहुत इजी तरीके से और बहुत कम समय में एनालाइज कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो मैनुअल हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में सभी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स AST, ALT, ALP, GGT। रीनल फंक्शन टेस्ट जितने भी एस्टिमेशन है क्रेटिनिन के, यूरिया के। बाकी क्लियरेंस टेस्ट, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, PAH, PSP एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन और यूरिन एनालिसिस। यूरिन के अंदर हमने देखा प्रोटीन, एल्बुमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, एल्बुमिन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया और ग्लूकोज यूरिया। हाइपरग्लाइसीमिया के साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस में था और विदाउट में डायबिटीज़ इंसिपिडस। कीटोन्यूरिया, कीटोसिस किन किन कंडीशन में होता है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग काउज में विद हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस में विद हाइपरग्लाइसीमिया। बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स। हेमेचूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या डिफरेंस होता है, हेमेचूरिया में इंटेक्ट आरबीसी रहती हैं यूरिन के अंदर, बेंजिडीन टेस्ट होता है इसके लिए, और हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में पाया जाता है। अंत में हमेशा से मैं आप सभी की मोटिवेशन के लिए कुछ कोट्स लेकर आती हूँ। आज की बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, द मोमेंट यू आर रेडी टू कोट इज यूजुअली द मोमेंट राइट बिफोर द मिरेकल हैपन्स। द मोमेंट यू आर रेडी टू क्विट, यानी कि जो क्षण जब आप सोचते हैं बस हो गया, आप छोड़ देते हैं, इज़ यूजुअली द मोमेंट राइट बिफोर द मिरेकल हैपन। वो वही मोमेंट है जब बस मिरेकल या चमत्कार होने ही वाला है, यानी कि जो आप चाहते थे, जो आपका टारगेट है वो आपको मिलने ही वाला है।
तो आप हमेशा क्या करते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है। जैसे कि आपके वीओ एग्ज़ाम है, वीओ एग्ज़ाम के लिए आप बहुत लंबी तैयारी कर रहे हैं, आपने रिटर्न दिया, फिर इंटरव्यू, कोरोना पैंडमिक के कारण इंटरव्यूज़ भी अभी थोड़ा डिले हो रहे हैं, तो इनसे आपको हिम्मत नहीं हारना है, डोंट गिव अप। तो आपके लिए ये मोमेंट अभी वही मोमेंट है जब आप सोच रहे हैं क्विट करने के, लेकिन क्विट नहीं करना है, क्योंकि बस अब वो मोमेंट आने वाला है जब चमत्कार होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखें, द मोमेंट यू आर रेडी टू क्विट इज यूजुअली द मोमेंट राइट बिफोर द मिरेकल हैपन। सो डोंट गिव अप, कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सक्सेस इज अ व्हीकल विच मूव्स ऑन अ व्हील कॉल्ड हार्ड वर्क। तो सक्सेस क्या है, इज अ व्हीकल जो क्या करता है, पहिए पे चलता है। किसके पहिए पर चलता है, हार्ड वर्क की। बट द जर्नी इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्यूल। लेकिन जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो बिना ईंधन के नहीं हो सकती। व्हील तो है हमारे पास, लेकिन ईंधन के बिना नहीं चल सकती। और ईंधन क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सक्सेस के दो मंत्र हैं, हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, डेडिकेशन। हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन, ये तीन जो हैं वो अल्टीमेटली आपको, हो सकता है लंबा ज़रूर हो, सक्सेस ज़रूर दिलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my YouTube channel, that is Barkha's What is Fair, and thanks a lot.